सचिन को पैसों के लिए उठाना है और सौरव गांगुली को उठाएंगे क्योंकि बंगाल में आपको पता है ना हाइपर लोग ज़्यादा हैं। जैसे ही सौरव गांगुली हो ना बंगाल जल जाएगा। किनको गिरफ्तार कर लिया था जो जिनके निशाने पर ये अब्दुल कलाम? पटना में किसी लेक्चर में गए थे, तो लेक्चर में गए थे तो इनके आदमी गए उसको मार लगा लिया। 26 जनवरी की सुबह परेड हो रही थी तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में ब्लास्ट हो। अब यहाँ से शुरू होता है इंडियन मुजाहिदीन का चैप्टर। ट्रेन ब्लास्ट हुआ, संकट मोचन पे ब्लास्ट हुआ, यहाँ सरोजिनी नगर वगैरह इसमें यहाँ भी ब्लास्ट हुए थे। बॉम्बे में ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 8 में अहमदाबाद, जयपुर और ये दिल्ली के शुरू हो गए। आसिफ रजा खान को हमारे पास से गुजरात पुलिस ले गई, तो गुजरात पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया। अच्छा, आपसे कस्टडी में ले गई, वहाँ एनकाउंटर कर दिया? वहाँ एनकाउंटर हो गया। जो किडनैपिंग की थी उससे जो पैसा मिला वो पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान से फिर अलकायदा के वो अता तक पहुंचा। अता वही था ना जो वो प्लेन उड़ा के टकरा दिया था। उसने कहा सर मेल चेक कर लेना बस आपको भी बोला मेल चेक कर लेना। मैंने कहा यार मैं 26 कहता आप मेल चेक कर लेना। मेल कर दी मैंने, मेल खोल के देखा उसमें तो आफ्ताब अंसारी ने जेल से, जो कोलकाता जेल से, अलीपुर जेल में ये बनता, वहाँ से इसने एक SMS करा कि दिल्ली पुलिस में रविशंकर ACP था मैं उस वक्त, इसको खत्म कर दो, 50% दिल्ली पुलिस खत्म। कार में ब्लास्ट हुआ, एक डॉक्टर उसने खुद को कार से उड़ा दिया। क्या था? एक्चुअली ये मेरी गलती है इसमें है? नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उन मेहमान ने ये किताब लिखी है जिसका नाम है इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन एक आतंकी संगठन था जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने देश भर में कई बम धमाके किए। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, उसके अलावा बेंगलोर, सभी शहरों में कई बम धमाके किए और उन धमाकों में कई लोगों की मौत हो गई थी। तो ये किताब इंडियन मुजाहिदीन जो हमारे आज के गेस्ट हैं उन्होंने लिखी है, और जो गेस्ट हैं उनका नाम है रविशंकर। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पूर्व DCP हैं ये। 1982 में इन्होंने सब इंस्पेक्टर के तौर पर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था और इतना बेहतरीन काम किया कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाते हुए DCP बने। रविशंकर ने कई जो आतंकी संगठन है उसके खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, 50 से ज़्यादा इनकाउंटर भी इनके नाम है। तो सर, आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। फिर से आपने किताब लिखी, इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन किताब लिखी। अब जाहिर सी बात है इंडियन मुजाहिदीन के बारे में कुछ न कुछ आपको पता ही होगा, तभी आपने किताब लिखी। तो इस किताब पर हम जाएंगे, लेकिन आपकी किताब की जो शुरुआत होती है वो होती है दिल्ली के सदर बाजार बम ब्लास्ट से। बम ब्लास्ट से। तो क्या था ये ब्लास्ट और कहाँ थे आप, कैसे जानकारी मिली थी आपको? एक्चुअली मैं उस वक्त ACP ऑपरेशन नॉर्थ वेस्ट में था। तो सदर उस 26 जनवरी ये था 1996 में। तो हमारी ड्यूटी लगती थी, एक स्पेशल टीम बनती थी कि भाई कोई अनहोनी घटना ना हो जाए ये इस तरह की। तो मैं नॉर्थ वेस्ट में होने के कारण सदर बाज़ार मेरे उसमें एरिया में नहीं था, लेकिन हमने आज़ादपुर मंडी वगैरह इस तरह यहाँ की जगह इन पे हमने अपनी, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त वो टाइम होता है कश्मीरी लोग के सेब वगैरह लेके आते हैं, और उसी के बीच में ये टेररिस्ट आते हैं, कश्मीरी आते थे, और उसमें एक्सप्लोसिव भी आ सकता था। तो जनवरी में ही सदर बाज़ार में एक ब्लास्ट हुआ था। इंटेंसिव हमारी वो धरपकड़ चल रही थी, देख रहे थे, इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे। तो हमारी टीम में एक इंस्पेक्टर थे SHO आदर्श नगर, स्वतंत्र कुमार। उनके कांस्टेबल को इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई कश्मीरी लड़का है और वो यहाँ अपने पान वगैरह की दुकान चला रहा। पहले उसका मिलिटेंसी से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ था, किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो उनको जानता था, सिंपैथाइज़र वगैरह था। तो उसके घर वालों ने कहा भाई ये छोड़ दो तुम। तो वो बेचारा यहाँ पे आ गया था और आज़ादपुर मंडी में पान का खोखा लगाया था। तो उसके पास कोई टेररिस्ट आते हैं कि भाई वहाँ से कश्मीर से सामान लेके आना है, उससे मिलते हैं वो। तो
वो 2 दिन के लिए टाल देता है कि अभी नहीं जा सकता, मैं 2-3 दिन बाद जाऊंगा। उसका कोई और जानकार था, उसने उससे जिक्र किया कि भी ऐसे ऐसे वो है जो, अच्छा वो हिजबुल मुजाहिदीन का वहाँ का एरिया कमांडर था जिसने उससे कांटेक्ट किया। तो उसने कहा कि भाई आप 2-3 दिन का मैंने टाइम लिया है। तो बोला भाई आप ऐसा है, चुपचाप पुलिस के पास चले जाओ और मैं चलता हूँ आपके साथ। उसने मना किया कि मैं नहीं जाऊँगा। कहते ठीक है आप तुम मत जाना, मेरे को डिटेल दे दो। तो वो डिटेल लेके वो स्वतंत्र कुमार के पास आया, क्योंकि टीम में हेड कर रहा था, तो हमारे पास वो लेके आया उसको। तो पूछा, उससे पूछताछ की, इन्वेस्टिगेशन वगैरह की। तो करते करते इन्वेस्टिगेशन वो मिले नहीं वहाँ पे, जहाँ जहाँ उनके ठिकाने बताए थे उन्होंने। हमने काफ़ी कोशिश की, नहीं मिले। तो आप ये समझ लो 24 तारीख के 24 जनवरी आ गई थी। अब ये था कि आदि मिला नहीं, हो सकता है किसी दूसरे सोर्स से RDX वगैरह ले आया हो और कहीं यहाँ कोई वो करे। 26 जनवरी वैसे आ रही थी, तो वैसे ही टेंशन हो गई। तो पता लगा कि वो जयपुर चला गया। हमने टीम जयपुर भेजी। जयपुर जब टीम भेजी तो 26 जनवरी आ गई। 26 जनवरी की सुबह परेड हो रही थी, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में ब्लास्ट हो गया। अच्छा, ब्लास्ट हो गया वहाँ। अब हमें ये हुआ कि ये तो उन्होंने कर दिया, ये तो वहाँ यहाँ से गए हैं और ये उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। बस अब हमारी टीम भी वहीं थी। तो हमने टीम का पता करते करते उस जहाँ वो एक डॉक्टर था, डॉक्टर से हमने पता किया। डॉक्टर ने बताया कि वो आए थे और आके अभी वो चले गए, वो दिल्ली को वापस निकल गए हैं। अब ये हुआ कि भाई तो ब्लास्ट करके आ गए हैं। हमने वहाँ अपनी जो उनके ठिकाने जो बता रखे थे वहाँ रुके थे। तो एक जगह हमें पता चल गया इनका कुछ सामान रखा हुआ, हमने वहाँ अपनी टीम लगा दी। टीम लगाने के बाद हमने उनको जब वो आए तो उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनको इंटेरोगेशन करी हमने कि क्या किया है ये तुम वहाँ पे क्या करके आए हो। ये बोला जी हमने यहाँ तो कुछ नहीं किया। तो थोड़ा अच्छी तरह सख्ती से पूछताछ की, तो बोला जी वहाँ तो कुछ नहीं किया, हमने सदर बाज़ार में ब्लास्ट जरूर करके गए थे हम पीछे। मतलब हम उसके चक्कर में हमें हमारा फिर ये सवाई मानसिंह का नहीं किया उन्होंने मना करा कि भाई नहीं हमने नहीं किया वो ब्लास्ट। लेकिन सदर बाज़ार में हमने मतलब 10-15 दिन पहले यहाँ पे ब्लास्ट किया है। तो ब्लास्ट हमारा वहाँ से उसका वर्कआउट होता है। फिर उनसे पूछताछ करते हैं कि भी कौन कौन है, वो सारा एरिया कमांडर वगैरह और बता देते हैं कि जो उसके थे। तो अब वो था 96 में पीक पे था टेररिज्म। तो जब पीक पे टेररिज्म था तो हमारा उन्होंने बताया कि एक AK-47 कुछ असला कुछ बारूद वगैरह ऐसी कश्मीर में हमने दफना रखा है। तो अब ये हुआ कि अब वो तो अब खाली हाथ थे उनके पास, यहाँ जब हमने अरेस्ट किया कुछ नहीं था उनके पास। तो हमने कहा भाई ये लेके आना है हमने सामान। और वो पीक पे टेररिज्म पूरा। तो हमारे DC पे प्रभात कुमार थे, बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ऐसे में वहाँ कश्मीर जाओगे तुम? मैंने कहा सर हम जाएंगे कश्मीर। तो हम मतलब हमने अपनी टीम तैयार कर ली और सभी लोग थे कि हम चलेंगे जी, होके आएंगे और लेके आएंगे सामान। तो वहाँ हम कश्मीर में गए तो उन्होंने परमिशन दे दी, CP ने परमिशन दे दी। तो वहाँ BSF से कांटेक्ट किया। BSF वालों ने कहा यार मैं तो पहले फर्स्ट टाइम कोई बाहर की टीम आई है यहाँ पे और इन्वेस्टिगेशन करने। कहता लेकिन ये लोग हैं ना, मतलब आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और ये अपने गढ़ में लेके जाएंगे आपको, छुड़वा लेंगे कि अपन इनके लोग इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पे किसी न किसी तरह और आपसे छुड़वा लेंगे। मैंने कहा नहीं सर, हमने इंटेरोगेट इस तरह से किया हुआ है बहुत मतलब मुझे तसल्ली है कि जहाँ ये कह रहे हैं वहाँ सामान मिलेगा। तो बोले ठीक है अगर आप कॉन्फिडेंट है तो चले जाइए। हम वहाँ गए, वहाँ जाके हमने फिर BSF के एक उमेद सिंह थे वहाँ पे DSP, उनसे बात की। तो ये सोपोर में वो भी सोपोर उस वक्त तो आपको पता है जल रहा था बिल्कुल। लेकिन एक वो कोई सिनेमा था वहाँ पे, सिनेमा में उन्होंने अपना वो रखा हुआ था हेडक्वार्टर्स। तो उन्होंने भी पूछताछ की। तो दिन में उन्होंने, क्योंकि सारा उनको एरिया टोपोग्राफी पता थी, तो दिन में अपने आदमी भेज के उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये जो ये बता रहा है उस तरह का एक है जगह कोई। तो वो उस जो ऐसी जगह थी जहाँ हम थोड़ा शाम की टाइम रेड कर सकते थे, वहाँ हमने रेड करके
और 2 AK-47 डिफरेंट प्लेसेस वो से निकलवा ली। उसके बाद एक मस्जिद में रखी हुई थी अंदर, मस्जिद भी गांव के बाहर थी। तो अब उस वक्त भी इसमें तो यहाँ तो रात को करेंगे रेड, यहाँ मतलब दिन में करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, पत्थरबाजी करेंगे और लोग इसको छुड़ा लेंगे इसको। इवन मतलब वो BSF वाले भी इस ओपिनियन के थे। तो वहाँ गए हम, तो रात को हम 3 बजे के करीब पहुँचे। तो अब पहले घेरा उसको मस्जिद को, अब देखा कि भी इसको खड़काएंगे, कोई शोर अंदर से मचा देगा, फिर इधर से आ जाएंगे। तो हमारी किस्मत ठीक थी, कोई एक आदमी बाहर टॉयलेट करने निकला, बस उसको धर लिया हमने, धर के और सीधा अंदर गए और जाके हमने वो रिकवर कर ली। क्या क्या? AK-47 मस्जिद के अंदर ऐसे ऊपर छत में अंदर छुपा रखी थी, पाई उसमें डाल के ट्यूब में। तो वो रिकवर की। वो रिकवर करने के बाद हम वहाँ से क्या कहते हैं, जैसे ही निकले तो पब्लिक को पता चल गया था। अब उन्होंने जो पत्थर मारने शुरू करे हैं सारे हमारा ना। अच्छा, गोली चला नहीं सकते, बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक से उस वक्त यही ऑर्डर थे कि भाई ऐसे गोली नहीं चलानी आपने। तो वो गोली चलाने वहाँ से भागे जी हम, वहाँ से जो हमने रेस लगाई भागी, पुलिस भागी। क्या करे, ये टैक्टिकल रिट्रीट था। ये टैक्टिकल रिट्रीट होता है इस तरह के केसेस में, बजाय इसके हम गोली चलाएं और किसी आदमी को वो करें। अच्छा, वो उसने देखा ये तो गांव वाले आगे, वो लेट गया उस जमीन पे, अक्यूज्ड कि भाई अब ये मेरे को, अब वो भागे नहीं, हम भागे। तो वहाँ मेरे साथ एक सरदार जी थे, हेड कांस्टेबल, तगड़ा था वो। उसने उसको अपनी पगड़ी उतारी, बांधा उसको और बांध के अपने यहाँ डाला और यहाँ से फिर भागे हम। मतलब हम, आप समझ लो करीब 1 किलोमीटर भागे होंगे आगे हमारी गाड़ी, क्यों हमने पहले ही गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी दूर, क्योंकि अगर वहाँ ले जाते तो पता चल जाता। किसी तरह हम वहाँ भागे, वहाँ जाके जितने बैठ के अपनी गिनती विनती करके वापस आए। तो ये फिर उसके बाद एक और अनंतनाग की तरफ भी एक और टेररिस्ट था, वहाँ गए, वहाँ से भी ये नहीं। तो हमने यहाँ वहाँ से मतलब काफ़ी असला और ये क्या कहते हैं बॉम्ब वगैरह, स्टिक ग्रेनेड वगैरह रिकवर किए। रिकवर करके ये इस केस को कंप्लीट किया। तो ये एक छोटा सा केस है, शुरू में मैंने दिया है। तो ठीक है, चलिए बड़ा केस की बात कर लेते हैं। आपने कुछ गिरफ्तारियां की और उस गिरफ्तारियों की जांच में खुलासे हुए जिसका लिंक APJ अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली से जुड़ा। क्या है ये मसला? क्या किनको गिरफ्तार कर लिया था जो जिनके निशाने पर ये अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली ये सब आ गए थे? क्या था? एक्चुअली मेरी गलती है इसमें है। हाँ, मेरी गलती है। हुआ ये कि एक मैं उस वक्त ACP या क्या कहते हैं इसमें समयपुर बादली SHO पोस्टेड था। तो हमें एक टिप मिली कि एक बिजनेसमैन को उठाने कुछ 2 बदमाश हैं, जिसका एजेंट में एक का नाम दिनेश ठाकुर है, बड़ा नॉन मतलब बदमाश था। वो बिजनेसमैन को मतलब फिरौती पैसे लेने आ रहे हैं एक्सटॉर्शन के। उन्होंने धमकी पहले दी हुई थी उसको। तो हमने सेट कर ली थी कि भाई अशोक विहार मार्केट में आ जा और ले जा। तो वो लोग अशोक विहार मार्केट में 2 लोग आते हैं। 2 लोग आते हैं तो वो हमने टीम अपनी लगा रखी थी। तो वो जो उसको इशारा बता रखा था भाई अगर वही है आदमी लेने जो आ रहा है, अगर वही आदमी है तो थोड़ा अपने टाई का वो इशारा कर देना। तो टाई का इशारा मिलते ही हम फिर वहाँ चले। वहाँ फायरिंग हो गई। फायरिंग होने के बाद क्या हुआ कि ये दिनेश ठाकुर तो स्पॉट पे मारा गया। एक लड़का था वो भाग लिया, भाग के खैर उसका पीछा किया, मोटरसाइकिल पे जाके उसको पकड़ लिया। वो मेरे पीछे बैक साइड में था, उसको मैं मतलब स्पॉट नहीं कर पाया था। तो मैं दिनेश ठाकुर को एंगेज कर रखा था, उसने पीछे से मेरे को मतलब शूट करना चाहा। जब शूट करना चाहा तो पहली गोली ही कॉक हो गई, वो मतलब वो हो गई, पिस्टल जाम हो गई उसकी। मतलब अगर वो लगती तो मैं गया था, समझ लो। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको मतलब जैसे ही पकड़ के ले, वो था आफ्ताब अंसारी। वो आफ्ताब वो एक मतलब ऐसा क्रिमिनल था
मतलब जो दिनेश ठाकुर का चमचा टाइप था उस वक्त वो। अब वो उसको अरेस्ट करके, तो अब मुझे अरेस्ट करके जेल भेजना ही था। अब वो जेल में गया, वहाँ से सारी कहानी शुरू होती है। ऐसी क्या कहानी है, क्यों आप बोले कि सब मेरी गलती है? वो गलती है, जेल में नहीं भेजता तो गलती फिर ये काम नहीं होना था, और होता तो पता नहीं, हो भी जाता, हो भी सकता है। लेकिन ये है कि वो जेल में जाता है। जेल में एक और टेररिस्ट है, आसिफ रजा खान, हिजबुल मुजाहिदीन का। ए अल्फाबेट है। आफ्ताब, एक ही जेल में हो गए अब ये। आफ्ताब और आसिफ जी, ये मिलते हैं आपस में। वो टेररिस्ट है, सिमी में से पहले वो अटैच था, और सिमी से अटैच होने के बाद वो उसकी बातचीत मतलब आगे वो हिजबुल मुजाहिदीन से हो गई। हिजबुल मुजाहिदीन से वो RDX वगैरह लेके आया। 5 साल पहले वो अरेस्ट हो गए, वो जेल में था। उसके जेल में भी कई जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे उनसे लिंक थे जेल में। आफ्ताब और आसिफ की बातचीत चलती है। तो आफ्ताब आसिफ की बात जब होती है तो आसिफ आफ्ताब को कहता है कि भाई ऐसा है कि बाहर निकल के हमने मतलब अपने उसका मजहब का काम करना है। तो बोला ठीक है, लेकिन वो हार्डन नहीं, वो मतलब कट्टर नहीं था। आफ्ताब जो था वो उसका क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड था, मतलब ज़्यादातर इसी तरह था, किडनैपिंग वगैरह का काम उसने जैसे किया था। बोला ठीक है चलो हम करते हैं, इसको मिलके करते हैं। उसने कुछ और दिमाग लगाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि बजाय मैं यहाँ के आदमी लूँ तो ये टेररिस्ट को लेके इन्वॉल्व करूँ किडनैपिंग के केसेस में। वो आतंकवादी हिसाब से सोच रहा था, ये बदमाश के हिसाब से सोच रहा था। वो इस हिसाब से सोच रहा था। उसका मतलब इस आतंकवाद की तरफ इतना नहीं था, लेकिन बाद में फिर जब वो इस चीज़ में आ गया तो वो फंस गया उसमें। तब वहाँ इनकी बात होती है। एक अहमद उमर शहीद शेख, पता है अहमद उमर शहीद शेख जो इसमें IC 814 हाईजैकिंग में जिसको छुड़ाया था, उससे भी इनकी बातचीत होती है। जेल में जेल में था ना वो भी। वो इस जेल में बंद था तिहाड़ में, और ये क्या कहते हैं UP के जेल, वो ट्रांसफ़र आता जाता रहता था वो। तो उसका इनसे लिंक हो गया। वो अहमद उमर शेख, आपको ध्यान होगा ये पहले हरकतुल जिहादी इस्लामी में था ये, और ये इन्होंने छुड़वाने थे अपने जो यहाँ पे जो लोग बंद थे काफ़ी इस तरह के, मौलाना मसूद अजहर वगैरह, और भी नसरुल्लाह लंगड़ियाल वगैरह, इनको छुड़वाना था। अहमद इसको मुश्ताक अहमद जरगर वगैरह, इनको भी छुड़वाना था। तो इस चक्कर में इन्होंने क्या, इसने ये UK नेशनल था उमर शेख, आपको मालूम होगा। हाँ, उमर शेख जिसने डैनियल पर्ल का मर्डर किया पाकिस्तान में, मर्डर किया था वो। एक OTT पर बकायदा उसकी डॉक्यूमेंट्री भी है, उसको लेकर डॉक्यूमेंट्री है कि कैसे UK का वो नागरिक था, पढ़ा लिखा था, फिर वो पाकिस्तान गया, तो ओसामा बिन लादेन तक उसने यहाँ पे 2 ब्रिटिश नेशनल जो हैं उनको पटा लिया और उनका किडनैप कर लिया। किडनैपिंग करके, और वो फिरौती करने लगे, भाई इनको छोड़ दो, फलाने को छोड़ दो, हमारे टेररिस्ट को छोड़ दो। लेकिन वहाँ एक जो दादरी के एरिया में, जो नोएडा के दादरी के एरिया में, वहाँ एक सब इंस्पेक्टर था ध्रुव कुमार, मेरे मतलब पक्का मैं नहीं कह सकता, शायद यही नाम था। ध्रुव कुमार सब इंस्पेक्टर था, और उनको खबर लगी। वो बेचारा 1-2 आदमी के साथ वहाँ गया, वहाँ गोली चली, उसकी तो डेथ हो गई थी ध्रुव कुमार की। अच्छा। लेकिन रेस्क्यू को हो गए वो आदमी। उस केस में वो अंदर था। अच्छा, उमर शेख। तो इनकी उससे भी बात होती है। कुछ और थे वहाँ पे, एक कश्मीरी टेररिस्ट थे जो आफ्ताब और इनसे आसिफ वगैरह से बात करते थे। 2 पाकिस्तानी और थे, तैमूर और महफूज वगैरह थे, इनका नाम था। वो थे, इनसे इनकी बातचीत होती रहती थी। तो जब इनकी बातचीत होती थी तो इन्होंने ये कहा भाई ठीक है बाहर निकलेंगे। मैं उसकी सज़ा हो चुकी थी इसकी। ये भी एक्सपेक्टेड ये था कि शायद मतलब 1-8 साल के अंदर पहले ही बल्कि ये आसिफ बाहर आ जाएगा। इसने, क्योंकि ये किडनैपिंग, ये एक्सटॉर्शन का केस था आफ्ताब का, तो इसने बेल अप्लाई कर दी।
इसके पास उस वक्त उसका तो केस था नहीं, 307 का केस था सिर्फ, वो जो पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ उसमें बेल अप्लाई की, फेक बेल इसने दे दी, फेक ऑर्डर कर दिए जज ने और इसको बाहर कर दिया। पहले ये बाहर निकला, फिर ये वहाँ के लोकल कुछ और जो थे उसमें 2-3 इन्होंने बिजनेसमैन की, इसने इंडिपेंडेंटली उन लोगों के साथ मिलकर किडनैपिंग करी, पैसे लिए आफ्ताब ने। इन द मीन टाइम आसिफ रजा बाहर आ गया। अब इसका और इसका आपस में कांटेक्ट हो गया। अब बोले भाई चलो अब हम बड़ा काम शुरू करते हैं। तो इन्होंने फिर ये किया भाई, आगे शुरू किया, और इन्होंने पहली किडनैपिंग जो की इकट्ठे, फिर पाकिस्तानी आने लगे इधर से एक, अच्छा अब मैं बता, पैरेलल एक अलग से हरकतुल मुजाहिदीन का एक पैरेलल गैंग अलग चल रहा था, जो उमर शहीद शेख जो छूट गया था IC 814 में, वो जैश-ए मोहम्मद में मिल गया, उसने एक अपना गैंग अलग से चलाया, और गैंग चला के और यहाँ आदमी भेजने लगा वो पाकिस्तानी। जब वो पाकिस्तानी यहाँ भेजने लगा तो एक उसमें से उससे हरकतुल मुजाहिदीन से हट के बिट्रे करके, और वो आफ्ताब अंसारी गैंग में, और इसमें अरशद खान, वो इसमें आके इनसे मिल गया। तो इन्होंने फिर ये हुआ कि भाई अब किडनैपिंग शुरू करनी है हमने। एक बांग्लादेशी गाइड था जो इनको पार कराता था, जलालुद्दीन, उसको राणा के नाम से भी जानते थे, एक वो मिल गया, और जो वहाँ के लोकल थे कुछ बॉम्बे और गुजरात के लड़के, उनको इन्होंने इकट्ठा किया और राजकोट में एक किडनैपिंग की बिजनेसमैन की। और उसमें इन्होंने राजकोट में जब किडनैपिंग करी तो आफ्ताब चला गया दुबई, वहाँ इन्होंने रैंसम लिया 3 करोड़ रुपए। उस ज़माने में 3 करोड़ रुपए इन्होंने दिया, और लेने के बाद फिर उसके बाद फिर इन्होंने कलकत्ता में भी ऐसे ही किडनैपिंग की। किडनैपिंग करने के बाद वहाँ से ये खादिम शूज़ वाला था, खादिम शूज़ वाले की भी, उसमें भी 3.25 करोड़ रुपए इन्होंने पैसे लिए, पैसे आ गए। अब ये डिसाइड हुआ कि भाई तू पाकिस्तान आ जा। आसिफ को कहा, आसिफ यहाँ हैंडल कर रहा था, आफ्ताब दुबई से हैंडल कर रहा था। आसिफ और आफ्ताब पाकिस्तान जाते हैं, और पाकिस्तान जाके ये जितने भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं उनसे मिलते हैं। हाँ, कि भाई हम आपको यहाँ जो है जितनी भी लॉजिस्टिक चाहिएगी आप हमारे पास आदमी भेजो, क्योंकि इनको तो और चाहिए थे कि वो आदमी वो अपना काम करने के लिए भी, लेकिन इनका ये भी था कि क्योंकि एक्सपर्ट थे इसमें, कई जो बम वगैरह बनाने में और ये करने में एक्सपर्ट थे। अब इनका वहाँ से खेल शुरू होता है। लश्कर तायबा से ज़्यादा अटैच होते हैं, लेकिन हरकतुल जिहादी इस्लामी आपस में इनकी नहीं बनती, लेकिन ये कोऑर्डिनेटर बन गए एक तरह से। इधर से वो भी ले लिए, इधर से ये भी ले लिए, बीच में आप अब दोनों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन्होंने। और इस्तेमाल करने के बाद जब ये इन्होंने बाहर से आजम चीमा, आपको पता है, आजम चीमा के थ्रू इन्होंने गुजरात में काफ़ी कंसाइनमेंट मंगाई। हम इनके पीछे, अच्छा हमारा ये था कि ये जब सारा बैकग्राउंड में हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता अभी तक कि भाई किडनैपिंग हुई है, ये हुआ, हमें कुछ नहीं पता। हमें ये आपको मालूम होगा, मैं ये फैंटम बम्बर्स वगैरह जो मैंने बुक लिखी है, इसमें हमारा क्या काम था, हमारा सिर्फ ये काम था, हम कॉल एनालिसिस करते थे, हमारे पास डाटा था बहुत, कि भाई पुराने अगले पिछले ये सारा कुछ इस तरह के डाटा था। तो हम इनको एनालाइज करते रहते थे बीच बीच में कि भाई कोई सा नंबर चला या नहीं चला, डंप पड़े रहते थे कि हम काफ़ी नंबर हमने इंटरनेशनल नंबर ऑब्जर्वेशन पे ले रखे थे, लेकिन डंप पड़े रहे, कोई नहीं चलता था। मई की बात है, मई 2000 की, एक नंबर ऐसे ही क्लिक होता है, यार मेल देख लियो, बस। मतलब मेल क्या? मेल चेक कर लेना। कॉल इंटरसेप्ट होती है पाकिस्तान से इंडिया में, मेल चेक कर लेना, और बोला ताजीमत वाला कर लियो, ताजीमत.com का वो कर लियो। अब वो वहाँ से हमारा काम शुरू हुआ कि वो नंबर आ गया हमारे पास, मोबाइल नंबर, लेकिन मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करता था उधर पाकिस्तान, या कोई ऐसे उसके पास STD से इधर उधर से कॉल आ जाती थी। इसके अलावा कोई किसी पर्सनल, जैसे मैं आपको कर लूँ ऐसा, इस तरह का कोई नंबर नहीं। हम ऐसे ही भटकते रहे, करते करते हमें सितंबर आ गया ऐसे ही कर,
और सितंबर में आके भी हमें फिर हमने उसकी और सर्च करनी शुरू की, तो एक और फिर उस मोबाइल पे कॉल आती है, भाई वापसी में आते हुए इधर, वो मोबाइल वाला लोकल आदमी को फ़ोन कर रहा है, कहता है वरना हाँ, उसने लोकल आदमी जो था कहता मैं मेल चेक कर ली मैंने, कोई मेल नहीं आई, उसने मोबाइल पे कहा। अब वो एसटीडी नंबर आया हमारे पास, हमने एसटीडी नंबर से पूछताछ शुरू की, कहता जी हाँ ये लड़का यहाँ मेल करके तो जाता है एक, और आज भी आया था एक लड़का, वो मेल चेक करके गया था, लेकिन वो खुद नहीं था, कोई दूसरा था उसका साथी, जो हैंडल जो कर रहा था फ़ोन वो अलग था, लेकिन जो अब करके गया चेक वो कोई दूसरा साथी था, क्योंकि पाकिस्तान से भेज रहे थे ना आदमी, तो नया कोई आदमी आ गया था उसके पास, उसको बोल दिया था उसने चेक करने को, और उसने, अब कुछ भी समझ लो, उसने वो उसी जो साइबर कैफ़े था उसी से फ़ोन कर दिया उसने। अच्छा, वो क्या करता था, जो रेगुलर इसी कैफ़े पे आता था, वो जो जिसके पास मोबाइल था उसका था नवाब नाम था, नवाब इसके साइबर कैफ़े पे रेगुलर आता था, और कुछ पे जो लेटर्स थे उर्दू में लिखे हुए, जिसमें कुछ हिसाब लिखा होता था, कुछ लेटर होते थे, वो उनको मेल करता था एक ईमेल एड्रेस पे, शाहीन वन करके इस तरह का ईमेल एड्रेस था, तो उस पे वो मेल करता था, तो वो लेटर स्कैन करवाता था उससे, अपने साइबर कैफ़े वाले से, उसको उर्दू आती नहीं थी, वो स्कैन कर देता था, उसके बाई चांस उसको लेटर मेमोरी में पड़े थे, जितने भी वो स्कैन करे, वो हमने पढ़े, वो नंबर बुलाया किसी को, हमारे सामने ही रहते थे वो, यहाँ पे हमारे ऑफिस के सामने ही, उर्दू जानते थे, उनको बुलाया, उन्होंने पढ़ के बताया, तो सारे लेटर जेल से लिखे हुए थे। तो अब ये तो कनेक्ट हो गया कि भाई हाँ ये है, मतलब डाउटफुल आदमी है कोई भी है, जो भी। दूसरे का नाम सनी था, जो जिसने मेल चेक करी थी और उसको फ़ोन किया था कि भाई कोई मेल नहीं है। वो हमने सारे लेटर चेक किए, चेक करने के बाद हमने वो कॉपी ले ली, उसकी कॉपी लेके पढ़ू के देख उसमें फिर अब उसमें और आगे इंटेंसिव, अब जब बातचीत करने लगे तो सनी ने उसके फ़ोन से पहले कभी एक फ़ोन किया था, लेकिन वो थ्रू नहीं हुआ था, तो जो नंबर उसने किया वो हमने वो चेक किया, जब चेक किया तो पता लगा वो यूपी वेस्ट का नंबर है। यूपी वेस्ट में वहाँ से इसका इन लोगों से पूछताछ की कंपनी वालों से, तो उन्होंने बताया ये आगरा में है ये आदमी। अब हमने आगरा में उसको सारा चेक करना शुरू किया, तो वो जो नंबर है, हमने नया नंबर उसका निकल गया, जिस आदमी ने उसको उससे कांटेक्ट करना चाहा था IMEI के बेसिस पे, वो भी ऑब्जर्वेशन पे ले लिया। वो किसी लड़की से भी बात करता था, और तो जब लड़की इस तरह बात करता है तो आसान हो जाता है हमारे लिए कि आइडेंटिफाई करना कि ये आदमी, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर हमने वॉच लगाई, वॉच लगाने के वो काफ़ी लंबा चौड़ा, उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो फिर हमें एक दिन इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये आसिफ रज़ा खान से अरशद खान लोधी गार्डन में मिलेगा आगे, और इनकी कोई बातचीत होनी है, आगे की क्या प्लानिंग है। लोधी गार्डन में मिलने का ये था कि इसकी सिस्टर, इसके कोई रिलेशन था आसिफ के इधर, तो वहाँ ये रुका हुआ था उसके पास, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमने वहाँ इन दोनों को लोधी गार्डन पे, जहाँ ये इनका मीटिंग पॉइंट था, वहाँ धर लिया। तो अरशद खान जो पाकिस्तानी था, और उससे इनसे पिस्टल और ग्रेनेड मिले, वहाँ हमने केस रजिस्टर किया, केस रजिस्टर इनके बाद इंटेरोगेशन शुरू की। इंटेरोगेशन में काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई। तो जिस दिन हमने उसको अरेस्ट किया, इनका असला आना था गुजरात में, बारूद, RDX, और वो अब RDX और वो गुजरात में था, वो CBI को इन्फॉर्मेशन दे दी किसी ने। हाँ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारा वो आएगा, लेकिन वो 2 दिन पहले ही वो वहाँ अरेस्ट हो गए थे, CBI ने उनको अरेस्ट कर लिया था, और उन रिकवरी हुई, लेकिन इनको नहीं पता चला था कि भी वो अरेस्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा लेके और आएंगे फिर बात करेंगे। उनको मना किया हुआ था कि तुम कहीं से भी कोई आपस में फ़ोन नहीं करोगे, जो भी बात करोगे ईमेल पे करोगे। इनका ये था कि सारी बात ईमेल नोटपैड पे लिख देते थे, खोल लेते थे, इरेज कर देते थे नोटपैड को,
वैसी ईमेल भी नहीं भेजते थे कि अरशद और आसिफ रज़ा खान की इंटेरोगेशन शुरू हुई तो हमारे को ये जो केसेस थे जो किडनैपिंग और रैंसम के, इनका डिस्क्लोज़र हुआ कि भाई ये हमने किए थे। अच्छा। फिर हम कलकत्ता में जाते हैं, वहाँ पे कलकत्ता में जाके कलकत्ता में हमने रेड्स वगैरह की तो सब छितर बितर, क्योंकि ये पकड़े गए, जैसे पता लग गया इनका नेटवर्क तो पूरा था, तो सब छितर बितर हो गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। अब ये अक्टूबर 31 की बात है जब उन्होंने इनको पकड़ा, और पकड़ने के बाद जब करते करते हम धीरे धीरे इसको, कभी हम कलकत्ता में हमारी टीम लगी हुई है, हमें पता लगा इनका एक हाइड आउट हज़ारीबाग में है, बॉम्बे में है, बरेली में है, हम सब जगह मतलब हम धक्के खाते रहे, मतलब पता कुछ नहीं चल रहा था, क्योंकि काम इनका सिर्फ ईमेल पे ज़्यादा था, फ़ोन तो ये करते ही नहीं थे आपस में। और इनकी ईमेल रिकवर की जो हमने, उसमें क्लियर है, आप पढ़ोगे इसमें बुक में, इसमें लिखा हुआ फ़ोन नहीं करोगे किसी को भी, एक दूसरे को, ये सख्त हिदायत होती थी इनको, तो फ़ोन नहीं करते थे, ये सिर्फ मेल पे बात चल रही थी, तो हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो अब ये हुआ कि अच्छा, इसमें जैसे जैसे हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई तो ये क्या कहते हैं, मैं 26 जनवरी के अरेंजमेंट में था, यहाँ पे स्पेशल सेल की तरफ से जाता था, तो 26 जनवरी 11 बजे के करीब मेरे पास एक ईमेल आती है। मेरा मतलब बॉम्बे में इन्फॉर्मर था, पता लगा कि बॉम्बे में भी कुछ लोग गए हुए हैं, तो वहाँ बॉम्बे में एक आदमी उसने कहा सर मेल चेक कर लेना बस आप। तो आपको भी बोला मेल चेक कर, मेल चेक कर लेना। मैंने कहा यार मैं 26, कहता आप मेल चेक कर लेना, मेल कर दी मैंने। मैं जैसे ही वहाँ से फ्री हुआ, उस वक्त खैर इसमें तो नहीं था मेरे पास, मैं वहाँ गया ऑफिस में जाके मैंने मेल खोल के देखा, उसमें उसने स्केच बना के भेजा हुआ हज़ारीबाग का, कि ये घर है, इसमें ये आदमी है। हाँ, इसमें आदमी है। सॉरी, मैं वो तो रह गया, उस बीच का पूरा एपिसोड तो रह ही गया ना, जो हज़ारीबाग में इन्होंने कलकत्ता में वो किया। जब इसको जो आसिफ रज़ा खान को हमारे पास से गुजरात पुलिस ले गई थी, वो पूरा एपिसोड रह गया, वो गुजरात पुलिस ले गई थी, तो गुजरात पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया वहाँ पे। अच्छा, आपसे कस्टडी में ले गई, वहाँ एनकाउंटर कर दिया? वहाँ एनकाउंटर हो गया इसका। वो कहता जी वो छीन रहा था, वो उनकी कार्बाइन कांस्टेबल की छीनी, उसने ऐसे ही करा, तो ये इंसिडेंट उन्होंने बताया, डिस्क्राइब किया। वहाँ उसको उन्होंने मार दिया। उसका भाई था आमिर रज़ा। आमिर रज़ा इनका क्या कहते हैं, इनके साथ पूरा बॉम्बे में आमिर रज़ा भी मतलब था, उन्होंने हाइड आउट ले रखा था। तो जैसे ये यहाँ पकड़े गए थे आसिफ और अरशद, तो आमिर सीधा दुबई भाग गया आफ्ताब के पास, वो वहाँ चला गया। अब इसको यहाँ मार दिया, अब इनका प्रोग्राम बना भाई इसका बदला लेना है चाहे कुछ भी हो। पहले तो आसिफ रज़ा खान गुजरात पुलिस के बंदे मारने हमने, ये इन्होंने एक वो, तो इन्होंने वहाँ रैकी रूकी करवाई होगी अपने, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ फिजिबल नहीं है, यहाँ नहीं हो पाएगा। कहता फिर कलकत्ता में कर दो। कलकत्ता तो भवानी भवन इनका वो है CID का, और इनका काफ़ी हेडक्वार्टर भवानी भवन पे कर दो, यहाँ कर दो शूट आउट और इनको मारो, मतलब बदला लेना था उन्हें, पुलिस वालों को मार के मारना था। तो उसमें क्या हुआ कि ये वहाँ भवानी भवन की भी इन्होंने रैकी की, तो वहाँ काफ़ी गार्ड इनको लगा। अब जब गार्ड देखी इन्होंने, तो वहाँ भी इनका मतलब नहीं, दिल नहीं ठुका, इन्होंने क्या करें यार। तो ये सोचते रहे, फिर ऊपर से शायद इंस्ट्रक्शन आई है, कोई लश्कर तैयबा का फादुल्ला था, एग्जैक्ट नाम अभी मेरे को ध्यान नहीं उसका, उसने इनको कहा कि कोई FBI का डायरेक्टर आ रहा है इंडिया में। अच्छा, अब इनकी मॉडस ऑपरेंडी है, जब भी कोई अमेरिकन डिग्निटरी आता तो ये इन्होंने कोई ना कोई कांड करना होता है, और ऐसे इंसिडेंट लिखे हुए हैं मैंने इसमें, कब क्या इन्होंने किया है। और अभी रिसेंटली ट्रंप के बारे में फिर यहाँ ये रॉयट्स हो गए थे ये दिल्ली में, तो हर बार ये हुआ है कि ये कोइंसिडेंस समझ लो या कुछ भी समझ लो, इनकी वो। तो इन्होंने कहा एक काम करो, USSI सेंटर है ना अमेरिकन की, जो कमर्शियल उनकी ये होती है
जो अमेरिकन सेंटर। हाँ, अमेरिकन सेंटर, यूएस, इनके जो एम्बेसी वालों का कमर्शियल वो भी होता है ना, तो वो ये वहाँ पे था, वहाँ वीज़ा वगैरह भी का इनकी एप्लीकेशन वगैरह चलती है और भी होता है। तो कहता है यहाँ देखो इसको। उन्होंने वहाँ चेक किया, बोला यार 2 आदमी वैसे 2-4 आदमी होते हैं और कर लेंगे इसका काम। और सुबह इन्होंने 3 दिन रैकी की उसकी। 3 दिन रैकी करने के बाद इन्होंने वहाँ शूट आउट कर दिया और वहाँ पुलिस वाले मारे गए और ये वहाँ से बचे 2 लड़के थे, एक सदाकत। अब मैं यहाँ अभी तक इंडियन मुजाहिदीन कभी कोई नहीं आया। अब यहाँ से शुरू होता है इंडियन मुजाहिदीन का चैप्टर। सदाकत जो है वो इंडियन मुजाहिदीन का बंदा बाद में होता है। मतलब ये है, आप ये समझ लीजिए कि ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको नाम बाद में दिया गया है, लेकिन पहले से चल रही है। ये बर्थ इसका यहीं से हुआ है सारा। कि मतलब ये जो आसिफ रज़ा खान, आफ्ताब अंसारी और ये सारे कुछ ये आपस में मिलके इन्होंने पहले तो आसिफ रज़ा कमांडो फोर्स के, और उसकी जिम्मेवारी इन्होंने ले ली आसिफ रज़ा। तो ये जो अमेरिकन सेंटर कोलकाता में इनकाउंटर हुआ, ये कैसे हुआ था फिर? ये उस वक्त हज़ारीबाग में रुके हुए थे। इन्होंने वहाँ प्लानिंग की थी कि ऊपर से मैसेज आया था कि भाई आसिफ की मौत का लेना हमें बदला। तो मैंने बताया जैसे गुजरात में इन्होंने ट्राई किया, बट गुजरात में इनका नहीं फिजिबल हो रहा था, नहीं हो पा रहा था। फिर इन्होंने कलकत्ता भवानी भवन का सोचा, वहाँ की रैकी करी तो वहाँ भी ठीक नहीं था। फिर इन द मीन टाइम वो FBI वाला जो डिग्नेटरी था वो उसने आना था, तो इन्होंने ऊपर से लश्कर के लोगों ने इनको कहा कि भाई वहाँ चेक करो आप। तो इन्होंने फिर वहाँ USSI सेंटर में इस गैंग ने पूरे ने रैकी करी। रैकी में गए थे आप, ये 4-5 जने थे, जिसमें 2 मेन थे जो शूटर थे। वो थे सदाकत और एक वाजिद था। वो वाजिद था पाकिस्तानी लश्कर तैयबा का मिलिटेंट था, वो थे। और इन्होंने देख लिया कि मॉर्निंग के टाइम में सब शिफ्ट चेंज होती है, उस वक्त पुलिस वाले भी ज़्यादा हो जाते हैं और ये आपस में लथार्जिक हो जाते हैं, भाई तू वेपन ले और मेरे को दे और ये दे, एक दूसरे को दे रहे हैं। तो ये टाइम बेस्ट है, इन्होंने वो किया और वहाँ से इन्होंने सुबह सुबह शूट आउट किया और शूट आउट करने के बाद ये वहाँ से भाग लिए। कलकत्ता में इन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ी, ये मोटरसाइकिल वगैरह सब अपनी, इनका वहाँ एक ऑफिस बना हुआ था अलग से, हाइड आउट था, वहाँ छोड़ छाड़ के और ये आ गए इधर हज़ारीबाग की साइड। जब हज़ारीबाग की साइड आई, इन्हें पता लगा कि भाई अभी यहाँ कोई नहीं, अभी अपनी जो पुरानी जगह है वो पुरानी जगह एकदम नहीं जाते। ये कहता पहले देख लें इसको। तो हमें ये था कि हज़ारीबाग में हम घूम तो रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा था कि था कहाँ इनका हाइड आउट। हमें ये पता लग गया था इनकी इंटेरोगेशन से कोई हाइड आउट है। इन्होंने हमें बताया नहीं था कि भाई कि जी हमें ये नहीं पता कहाँ है वो, वहाँ है, वहाँ पे मतलब मिलिटेंट रह रहे हैं। इनके अरशद की और आसिफ की इंटेरोगेशन में आया था जो। तो जब घूम रही थी हमारे, तो उसके बाद 26 जनवरी आ गई। आप दिल्ली आ गए? मैं नहीं, मैं आ ही गया फिर वहाँ से उधर से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। फिर 26 जनवरी में अरेंजमेंट लग गया। 26 जनवरी वाले दिन मेरे को मैसेज आता है कि भाई आप अपनी मेल चेक करो, मेरे इन्फॉर्मर का। मैंने मेल चेक की, उसने एक स्केच बना रखा था हज़ारीबाग के एक उसका खिरगांव जगह थी, वहाँ का उसने पूरा बहुत डिटेल में स्केच बना रखा था। और उसने कहा कि आगे के हिस्से में तो मालिक रहता है और पिछले हिस्से में ये लोग रहते हैं और ये अभी वहीं हैं। ये पता लगा हमारे को। अब जैसे ही हमें ये पता चला कि भाई ये है, तो अब हमारे पास टाइम नहीं था। हमने फटाफट होम मिनिस्ट्री में, हमारे CP साहब ने होम मिनिस्ट्री में वो कांटेक्ट किया और बोला हमारे को रीएनफोर्समेंट चाहिए, वहाँ मिलिटेंट है, वहाँ इनकाउंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि IB वालों ने और उन्होंने चार्ज ले लिया एक तरह से, और एयरफोर्स का एक प्लेन लिया। एयरफोर्स का प्लेन लेके रात को ही नाइट लैंडिंग कराई रांची में नाइट लैंडिंग करके रात में हज़ारीबाग पहुँचे। वहाँ दीपक वर्मा थे SP, उनसे कांटेक्ट किया, रैकी करी, सारी जगह देख ली और सुबह पढ़ते ही वो वहाँ जाके अनाउंसमेंट कर दी, बाहर आ जाओ या तो, नहीं तो तुम नहीं निकले ये लोग।
SFS हमारे साथ थी, जो बाहर रीएनफोर्समेंट। हम चारों तरफ उसको घर को घेर लिया। घेरने के बाद तो उन्होंने क्या किया, पहले ऐसे डराने के लिए ना एक स्टन ग्रेनेड होता है कि भाई ग्रेनेड मारा उन्होंने, ग्रेनेड मारा, स्टन ग्रेनेड, तो धमाका हुआ। धमाका होते ही वो एकदम पिछले उससे गली से जैसे ही बाहर निकले तो वो फायरिंग शुरू कर दी हम लोगों ने सारे। तो एक तो स्पॉट पे ही मर गया वहीं पे, उसका नाम था सलीम, वो भी पाकिस्तानी लश्कर का था। 2 ही मिले वहाँ पे। और दूसरा वो वाजिद था, वाजिद इंजर्ड था। तो उसको हमने फटाफट वहाँ आसपास की आसपास से चारपाई लेके, स्ट्रेचर तो था नहीं उस वक्त, चारपाई लेके उस पर डाला और लेके जाने लगे। तब उससे पूछा उससे, क्योंकि हमें ये डाउट हो गया था कि इन्फॉर्मेशन ये थी कुछ ना कुछ करेंगे ये। तो बोला वो क्या, हमने यही पूछा कि तुमने, कहता जी यही AK-47 थी जो वहाँ यूज़ की है, और हमने वहाँ एनकाउंटर वहाँ किया, जो वहाँ पे इसमें कलकत्ता में USSI सेंटर पे हमने शूट आउट किया है। वहाँ ले गए, वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँचा थोड़ा डॉक्टर ने, उन्होंने उससे क्या, वो भी उसका भी वो हो गया, मारा गया वो भी। तो दोनों वो मारे गए। उसके बाद अब हमारी जो इन्वेस्टिगेशन चलती है, उनसे पूछता फिर ये क्या कहते हैं, जब ये इसने क्या किया, शूट आउट की जिम्मेवारी ले ली दुबई से आफ्ताब अंसारी ने। आफ्ताब अंसारी ने शूट आउट की जिम्मेवारी ले ली, और वो जिम्मेवारी ली एक उसके ये जो एक राजू अनदकड़ नाम का एक बदमाश था, उसके फ़ोन से उसने जिम्मेवारी ले ली। अपना फ़ोन यूज़ नहीं किया कि भाई आसिफ रज़ा कमांडो फोर्स ने ये किया है, और क्या कहते हैं, आसिफ रज़ा की मौत का बदला ये हमने लिया है, ये इन्होंने ले ली। जब इस जिले तो वो नंबर ट्रैक हो गया, यहाँ फिर इंटरनेशनल वो चल गया, और फटाक से उन्होंने यहाँ से, उस वक्त दुबई और काफ़ी इंडिया की वो हो गई थी आपस में। तो जब ये हुई तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ दुबई में इसको वहाँ डिटेन कर दिया, आफ्ताब अंसारी और राजू अनदकड़ दोनों को। और वो फिर यहाँ दिल्ली आए तो आफ्ताब से भी इंटेरोगेशन की, आसिफ से भी इंटेरोगेशन की। अब हमारे को जो दूसरा मॉड्यूल चल रहा था हरकतुल जिहाद इस्लामी का, उसके और 6 आदमी और आ चुके थे, 5 यहाँ पे पाकिस्तान से यहाँ आ गए थे। अब उनका यही पर्पस था जो इनका पर्पस था कि इनकी भाई, अब वो बात आई ना सचिन तेंदुलकर और वाली, तो ये आई कि भाई सचिन को तो पैसों के लिए उठाना है, सचिन को पैसों के लिए उठाना है, और सौरव गांगुली को उठाएंगे क्योंकि बंगाल में आपको पता है ना हाइपर लोग ज़्यादा हैं, 1 मिनट में हाइपर हो जाते हैं। कहता है अगर जैसे ही सचिन वो सौरव गांगुली को ना बंगाल जल जाएगा, और बंगाल जल जाएगा तो हम अपने आदमी छुड़वाएंगे इनसे। अच्छा, हाँ, इनकी ये प्लानिंग थी उस वक्त। और उससे पहले ये ट्राई कर रहे थे, इन्होंने एक अटेम्प्ट किया था, जो डॉक्टर APJ कलाम प्रेसिडेंट नहीं बने थे जब वो, उससे पहले ये वहाँ पे पटना में किसी लेक्चर में गए थे, तो लेक्चर में गए थे तो इनके आदमी गए उसको मारना था जैसे डॉक्टर APJ कलाम को, लेकिन इनके पास जब वो निकल गया, जब असला लेट पहुँचा है मतलब, इसलिए वो उस वक्त तो वो बच गए। और फिर इन्होंने ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे भी वहाँ पे इन्होंने काफ़ी रैकी रूकी करवाई, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया था कि भाई यहाँ भी अटैक करना है इसमें। तो इनकी ये प्लानिंग उस वक्त ये प्लानिंग चल रही थी। अब्दुल माजिद ये कौन था, क्या खुलासे किए थे? अब ये है कि जो हरकतुल जिहाद इस्लामी की मैं बोल रहा था, ये आदमी आ रहे थे, अब्दुल माजिद एलियस नवाब, जिससे हमने शुरू में इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, जो कहा था कि ये ताजिमत मेल देख लो, जिससे शुरू में इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, वो आदमी अब्दुल माजिद है। वो यहाँ पे मतलब इनके आने से 2 साल पहले आ चुका था, और वो क्या करता था, यहाँ से फंड, वो उसमें ज़्यादा मतलब मादा नहीं था, मतलब एक्शन वैक्शन करने का, लेकिन उसका ये काम था कि फंड्स आते थे बाहर से, और फंड्स आते थे अल बदर और जो हरकतुल जिहाद इस्लामी कश्मीर में थे जितने भी लोग, उनको वहाँ फंड्स पहुँचाता था।
बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू भी, और ये भी हमने वो सारी आइडेंटिफाई करी। करीब 40 लाख रुपए इसने उस वक्त ऐसे दिए हैं, और थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन भी किया है इसने। नहीं, तो अब ये हुआ कि ये तो पकड़ लिए हमने, जैसे आफ्ताब को अरेस्ट कर लिया, अब अरशद खान को अरेस्ट कर लिया, आसिफ को अरेस्ट कर लिया। अब बाकी ये जो थी अब्दुल माजिद वाला, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था हमारे को उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तानी थे और ये सारा गैंग ज़्यादा डेस्परेट लग रहा था। और ये अभी आए थे, आ रहे थे, हमें पता चल रहा था, क्योंकि अब हमारे को इनकी मेल के थ्रू ऐसे पता चलने लग गया था कि भाई ये इधर उधर, मतलब कोई बॉम्बे हैं, कभी बरेली हैं, कभी किधर है, हम उधर ही घूमते रहे। तो वो 6 पाकिस्तानी फिर कहाँ गए जो है? वही आगे में चल रहा हूँ। तो जब इनको अरेस्ट कर लिया तो ये कुछ लोग, 2 लोग बॉम्बे पहुंच गए, पाकिस्तान से बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे में एक आदमी पहले ही था इनका, तो अमरान था एक, क्या कहते हैं, एक ये सनी जो दूसरा था। ये सब भाग गए थे ना, जैसे ही इनको पकड़ा तो इन्हें पता है, जैसे ही आफ्ताब अंसारी आ गया, इधर ये अरशद खान पकड़ लिया, इधर आसिफ पकड़ लिया, तो इनको ये मैसेज हो गया तुम अपनी जगह छोड़ दो सब। तो ये कभी किसी दूसरे हाइड आउट पे, जिसका नॉन हाइड आउट था, उसकी बजाय ये बॉम्बे वगैरह के हाइड आउट में ये चले गए थे। तो जब उसका पता लगा वहाँ से, तो इसके बाद जब ये अरेस्ट हो गए तो बॉम्बे से ये दिल्ली की तरफ मतलब आए पहले। तो दिल्ली में ये एक राणा को भेजा इन्होंने, देख के वहाँ पे हमने राणा को रेलवे स्टेशन पे पकड़ लिया। जब उसको पकड़ा हमने तो उसके पास उसकी तलाशी ली, तो 3 आदमियों की टिकट थी उसकी जेब में। वो दो कहाँ है, एक तू तो अकेला है। तो जब उसने बताया कि 2 और आने वाले हैं अभी, वो भी पाकिस्तानी थे, तो दोनों पाकिस्तानियों को उनको पकड़ा हमने। पकड़ने के बाद उनसे असला वगैरह, पिस्टल वगैरह मिली सबसे। फिर उसके बाद वो जो बॉम्बे वाले थे, बॉम्बे वाले ये क्या कहते हैं, इधर दूसरे वहाँ चले गए, वहाँ जान बचाने की बजाय, क्योंकि ये जो दूसरे थे ये बरेली से आने थे। बॉम्बे वाले वो चले गए सीधा। फिर यहाँ पे एक ये था मोहम्मद असरार था ये देवबंद में, उसके पास ये रुकते थे। और एक मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह था, वो भी यहाँ का ही आदमी, पाकिस्तान में था। वो इनको हैंडल करता था सारा, सबको, जो सबको हैंडल करता था। तो ये लोग उसके वहाँ गए हैं देवबंद में इन्होंने देखा है सारा कुछ, सारा वहाँ जाके देख के सारा कुछ चेक किया। चेक करने के बाद इन्होंने शाहदरा की ट्रेन पकड़ी है। शाहदरा की ट्रेन से ये आने थे, हमें पता लगा कि भाई ये वहाँ से निकल गए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई, वहाँ के निकल गए और शाहदरा की ट्रेन में बैठे हैं और ये शाहदरा उतरेंगे। शाहदरा 10:30 के करीब आनी थी ट्रेन, 4 घंटे लेट होगी, खड़े रहे हम वहाँ पे 4 घंटे। तो रात को वो ट्रेन पहुँची है। अब ट्रेन मोडस ऑपरेंडी देखो कि ट्रेन से उतरे नहीं उतरे, जब ट्रेन चलने लगी तब उतरे हैं। जब सब निकल लिए ना, जब सब निकल लिए तब ये उतरे हैं कि इन्होंने देख लिया कि अपनी तरफ से अपनी तसल्ली कर ली, लेकिन हम लोग इधर उधर छुपे हुए थे अपनी जगह। जैसे ये निकले वहाँ ये पकड़ लिए। तो टोटल इस तरह हमने ये 6 के 6 पाकिस्तानी ये यहाँ पकड़े थे। अब इसमें अब आप कहोगे खिचड़ी बन रही है, मेरी भी खिचड़ी बन रही है। हुआ ये कि ये आए क्यों थे पाकिस्तान से, एक आदमी अमरान नाम का था, वो आया था इसलिए कि गुजरात में असद मुंशी नाम का एक लड़का था और एक क्या कहते हैं उसके साथ 2 साथी और थे। तो ये लड़के, इन असद मुंशी के पास काफ़ी असला और बारूद था, RDX वगैरह। उन्होंने कहा कि भाई असद को पता था, इसके अमरान को असद के बारे में पता था। तो कहा था कि भाई तुम जाके उससे, और किसी को नहीं देगा वो, तुम जाओ, और क्योंकि वो पाकिस्तान ट्रेनिंग करके आए थे ये लोग, कि तुम जाओ उससे वो सामान ले लेना, और सामान लेने के बाद और तुमने फिर आगे कार्रवाई करनी है। तो अमरान वहाँ गया, ये उसके पास, असद मुंशी के पास, वहाँ उसने उससे कांटेक्ट किया। इधर से हमारी टीम भी वहाँ पहुँच गई अमरान के पास। जब वहाँ क्या कहते हैं असद मुंशी का हमने वो कर लिया ऑब्जर्वेशन। अब जब ऑब्जर्वेशन ली तो उन्होंने एक RV फिक्स की, भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ सामान ले जाओ। तो असद मुंशी को और अमरान को, पाकिस्तानी को, वो वहाँ पकड़ लिया हमने। तो ये उनसे काफ़ी 4-5 किलो तो RDX था,
और पिस्टल थी, शायद 4 या 5 पिस्टल थी, वो मिली। वो सारी चीज़ हमने वहाँ उनसे, वो फिर उनको हमने गुजरात पुलिस को ही वो हैंड ओवर कर दिए और उन्होंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन की। तो ये जो 6 पाकिस्तानी थे, इन्होंने खुलासा किया था कि पहले सचिन तेंदुलकर को किडनैप करते, हाँ हाँ, सौरव गांगुली को किडनैप करते, करना था ही नहीं था आफ्ताब अंसारी और इस गैंग को। तो ये इन्होंने हमें बताया, इन्होंने पहले नहीं बताया हमारे को इन्वेस्टिगेशन में। जब इनकी इंटेरोगेशन हुई तो इसमें एक नईम नाम का लड़का था। नईम नाम के लड़के ने बताया कि जब मैं पाकिस्तान में था और ये दोनों वहीं आए हुए थे, तब ये बातचीत हुई थी कि भाई ये काम करना है वहाँ पे। अच्छा। तो ये डिस्क्लोजर किया नईम पाकिस्तानी ने, और वहाँ जो पैसा गया, नईम ने फिर एक चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट बताई हमारे को। जो पैसा इनको मिला था जो किडनैपिंग में आफ्ताब अंसारी और आसिफ रजा खान को, इनको जो पैसा मिला था उसमें से मतलब $1 लाख, $1 लाख इन्होंने अता नाम के आदमी को दिया था, जो बाद में ये पता लगा, लिंक हुआ, जो वो हुआ था ना अमेरिका 9/11 वाले, उसमें उसको दिया था। ये एक मतलब ये चीजें इंटेरोगेशन में आई है। अमेजिंग। मतलब कोलकाता में जिस खादिम शूज कोलकाता और भास्कर पारेख जो गुजरात वाले जो किडनैपिंग की थी, उससे जो पैसा मिला वो पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान से फिर अलकायदा के वो अता तक पहुंचा। अता वही था ना जो वो प्लेन उड़ा के टकरा दिया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। ये वहाँ गया था। ये नईम ने बताया हमारे को, ये चीज़ें नईम ने बताई हैं कि भाई ऐसे ऐसे दिया था और मेरे को भेजा था पैसा लेने, मेरे को इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि वो थोड़ा नीचे ग्रेड का था ना। बोले हम आपस में अब बात कर लेंगे। तो इन्होंने फिर उमर शेख के थ्रू वो वहाँ गया है पैसा ऐसे। तो चलिए, खैर ये तो आप मतलब एक बदमाश के साथ इनकाउंटर, जो आपको गोली मारने वाला था उसको पकड़ के आपने जेल में भेजा और फिर ऐसे होते हुए आप टेररिज्म तक पहुंच गए। हाँ जी। अब आया है 2008। जी हाँ जी, हाँ जी। कई जगह अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली में बम धमाके होने लगे और इंडियन मुजाहिदीन दिल्ली में आ गया। हाँ। अब ये हुआ कि जैसे इसमें सदाकत नाम का एक आदमी था जो USSI सेंटर पे इसने वो किया था, गोली मारी थी, और वाजिद तो मर गया एनकाउंटर हजारीबाग में। सदाकत रह गया था। सदाकत यहाँ से भाग के दुबई चला गया। वहाँ इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान करवा दी इसकी, सदाकत की। अब सदाकत की जब इलेक्ट्रॉनिक की दुकान कराई तो ये आमिर रज़ा और ये सारे जितने, उसका भाई था आसिफ का भाई, और ये वहाँ पर थे ये दुबई में। अब इन्होंने शुरू किया कि भाई तुम बाहर से लड़के लेके आना शुरू करो, बाहर से लड़के लाओ अपने इंडिया से, यहाँ ट्रेनिंग कराओ और ट्रेनिंग करा के भेजो और अपने तैयार करो। तो ज़्यादातर लड़के आजमगढ़ से इन्होंने इकट्ठे शुरू किए और वहाँ जाके इनकी ट्रेनिंग करवाई है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान अब पहले कुछ दिन तो लल रहा बिल्कुल ही, क्योंकि ये 2002 में सारा एंड हो गया था ख़त्म। उसके बाद फिर ये 2005 से फिर शुरू हो गया कि ट्रेन ब्लास्ट हुआ, संकट मोचन पे ब्लास्ट हुआ इधर यूपी में, और फिर इधर शुरू हो गए क्या कहते हैं यहाँ सरोजिनी नगर वगैरह, इसमें यहाँ भी ब्लास्ट हुए थे। तो और ये क्या कहते हैं यहाँ पे बॉम्बे में ट्रेन ब्लास्ट हुआ, और अहमदाबाद में, फिर बाद में ये तो 2006 तक तो ये हुआ, फिर ये 8 में अहमदाबाद, जयपुर और ये दिल्ली के शुरू हो गए। तब इन्होंने इंडियन मुजाहिदीन का नाम अब लेना शुरू किया है। तब ये इंडियन मुजाहिदीन, तो उसमें फिर ये जैसे सदाकत के साथ ये भटकल ब्रदर्स वगैरह थे जो सिमी की ये चीता कैंप में, ये सदाकत और ये भटकल ब्रदर्स वगैरह चीता कैंप जो बॉम्बे में था, वहाँ ये सिमी की मीटिंग अटेंड करते थे। वहाँ से इनका कनेक्शन था आपस में। तो भटकल वगैरह से इनकी बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद ये फिर क्या कहते हैं इन्होंने ये काम शुरू किया। आजमगढ़ के लड़के लिए कुछ साइकिल ब्लास्ट किए, जैसे जयपुर में किए, अहमदाबाद में किए, बेंगलोर में किए, ये जगह जगह अलग इन ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन में मैं
वैसे तो घूमता रहा, चेक करता रहा, लेकिन पकड़े इसमें गुजरात पुलिस ने थे पहले। इनिशियल जो सिमी के लड़के थे जितने भी, उन्होंने उठाए थे। उन्होंने केरला में इधर ट्रेनिंग कैंप भी लगाए थे और वहाँ काफ़ी लड़कों को ट्रेंड किया था, गोली वोली चलाना और ये बम वम बनाना, इस तरह के काम इन्होंने शुरू किए थे। तो ये भटकल ग्रुप एक अलग फिर ये हो गया, और ये क्या कहते हैं, सदाकत और ये सारे, इन्होंने पूरा इंडियन मुजाहिदीन फॉर्म कर ली थी। तब ये इंडियन मुजाहिदीन का कंसेप्ट आया है। शुरुआत जो है वो मेरे वहाँ से हो रही है कि जो मैंने इसमें एक बुक में यही लिखा, बर्थ ऑफ इंडियन मुजाहिदीन, वहाँ से तो पैदाइशी है ये। नामकरण बाद में हुआ है इसका, इंडियन मुजाहिदीन। पैदाइश वहाँ से शुरू हो गई ना, जेल से। जेल में पैदा हुए और नामकरण यहाँ हुआ। फिर उसके बाद जेल में भेजा। एक और इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ आपको कि जब जेल में भेज दिया इसको, आफ्ताब अंसारी को, पूरा नेटवर्क इनका लगभग ख़त्म हो गया था उस वक्त। बाकी जो चले भाग गए वो तो भाग ही गए। अब इनको प्रॉब्लम हुई कि क्या करें। तो आफ्ताब अंसारी ने जेल से, जो कोलकाता जेल से, अलीपुर जेल में ये बंद था, वहाँ से इसने एक SMS करा कि दिल्ली पुलिस में रविशंकर ACP है, ACP था मैं उस वक्त, इसको ख़त्म कर दो, 50% दिल्ली पुलिस ख़त्म। ये SMS इंटरसेप्ट कर लिया IB ने। अब जैसे ही IB ने इंटरसेप्ट किया तो मुझे तो पता नहीं था क्या क्या चल रहा है। हम तो इनको ढूंढ रहे हैं, बल्कि हम इन तक छुपेंगे थोड़ी। जब वो बताया तो मेरे पास फटाफट उन्होंने क्या किया, वहाँ से भेज दी गार्ड वार्ड और ये वो लगा दिया वहाँ पे। MHA ने मैसेज कर दिया भाई आप इनको प्रोटेक्ट करो। वहाँ सिक्योरिटी आ गई। मैंने कहा भाई क्या है, तो वो बोले कि भाई मैसेज आया है IB से, हमें तो पता नहीं क्या बात है। खैर मैंने पता किया, वो बताने में भी तो करते हैं ना भाई तुम्हारे ये, कहता है पता नहीं ऐसे करते। बाद में मेरे को पता लगा कि ऐसे ऐसे मैसेज इंटरसेप्ट हुआ है और इसको तुम्हारे एलिमिनेशन के ऑर्डर हो गए थे। मैं कहा मैं इनको ढूंढ रहा हूँ ये मेरे पास कहाँ आएंगे। खैर एनीवे, तो उसके बाद मेरे को फिर जेड कैटेगरी की इसमें सिक्योरिटी उस वक्त मिली थी मेरे को। हद है, मतलब एक कैसे ये इंडियन मुजाहिदीन की शुरुआत हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। चलिए सर, मेरे को एक बताइए, आप ये टेररिज्म के सारे केसेस करते हैं जी, उसमें कई छूट भी जाते हैं। हाँ। फिर पुलिस पर सवाल उठने लगते हैं। टेररिज्म के केस में इन्वेस्टिगेशन में टफ क्या होता है, एविडेंस या क्या होता है? मतलब देखिए अभी थोड़ा सा पूरा तो मैं नहीं कह सकता, 15-20% ही सुधार हुआ है लॉ में। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो सिस्टम है लॉ का, अब टेररिज्म के लिए तो स्पेशली क्राइम चाहिए। स्पेशल क्राइम है तो स्पेशली लॉ चाहिए इसकी। स्पेशल लॉ है नहीं ये UPA कोई लॉ, कोई मतलब मैं नहीं मानता कि कोई UPA लॉ कोई मतलब सफिशेंट है। UAPA, हाँ UAPA, तो UAPA लॉ मुझे तो सफिशेंट लगता नहीं है। इसमें पहले एक पोटा कानून आया था, टाडा आया था। टाडा में भी बड़ी, उसमें तो खैर वो तो बहुत ही बेकार सा कानून बनाया था इन्होंने। उसमें तो जिसके पास चक्कू भी मिल गया उसे भी टाडा में बंद कर देते थे। उसमें था ऐसा मेंशन, चक्कू मिला टाडा में, वो तो मिसयूज था एक तरह से, तो वो तो इसीलिए ख़त्म कर दिया। फिर बाद में 2000 जब ये इसका आफ्ताब अंसारी वगैरह का केस आया, उस वक्त पोटा था, पोटो लगा था, पोटा बाद में हुआ, पोटो लगा था। तो ये इनको फिर पोटो में हमने अरेस्ट किया था। तो अब ये सारे सजा हो गए। पोटो में उसकी वजह क्या है, उसमें जो DCP के या सामने स्टेटमेंट दिया जाता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट, वो एडमिसिबल होता है। सिर्फ उसके बेस पे सजा हो सकती है। मतलब जो अक्यूज्ड DCP के सामने बात बता रहा है, सिर्फ उसके बेस पे सजा हो सकती है। लेकिन उसमें भी कई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि भाई उसको लेने के बाद आप मजिस्ट्रेट को पेश करोगे, फिर वो मजिस्ट्रेट कहेगा कि भाई तुमने अपने आप खुद वॉलंटरी दिया है, कि पर दबाव तो नहीं है, और इस तरह वो उससे पूछता है। अगर वो कह देता है नहीं है मेरे पास दबाव, तो वो एडमिसिबल हो जाता है। और वो कहता है नहीं जी मेरे पास
मेरे को तो बहुत मारा पीटा इन्होंने, और फिर जाके वो मैंने स्टेटमेंट दिया है, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो खैर एनीवे, जो भी उस वक्त जितना भी जो था वो कानून, वो भी काफ़ी हद तक इसको टैकल कर लेता था, टेररिज्म को। लेकिन अब तो ये बिल्कुल, अच्छा पहले तो ये था कि हमें प्रूव करना होता था कि ये मेंबर है उस लश्कर तैयबा का, या इसका और कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, ये प्रूव करना पड़ता था। लेकिन यूपीए में सिर्फ वो मैं 10% की जो बात कर रहा हूँ, वो ये सिर्फ ये हो गया कि इंडिविजुअल भी का उसको टेररिस्ट मतलब उसको लिस्ट में ला सकते हैं। पहले तो ग्रुप को करते थे ना सिर्फ, कि भाई लश्कर तैयबा है या बबर खालसा है या कोई और मिलिटेंट इंडियन मुजाहिदीन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अब ये आ गया कि अब उसमें ये हो गया कि आप इसको इंडिविजुअल को भी आप टेररिस्ट निकले, क्योंकि आज वो लश्कर तैयबा में, कल कहीं और चला गया, या इंडिपेंडेंट ही कोई टेररिज्म की एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको अच्छा फिर मेंबरशिप कैसे प्रूव करो? कोई वो थोड़ी ये बनाते हैं, कोई आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं या कोई वो करते हैं, भाई इस तरह का तो कुछ है नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये तो आपस की बात है, सारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह बनती है। तो उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, तो प्रूव नहीं होता तो फिर कहते भाई तुमने तो काम खा बंद कर दिए। अब जैसे वो उस वाले केस में ही था, वो आमिर वाले केस में, जो पहला पॉडकास्ट जो आपने किया था, उसमें ऐसे ही था। अब नहीं, आप कॉन्स्पिरेसी की एविडेंस कहाँ से लाओगे? भाई आपस में ये तो नहीं खुल के बोलेंगे कि भाई यहाँ 4 आदमी बैठे हैं, हाँ भाई आप इंडिपेंडेंट हो, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, भाई हमने ये काम करना है। वो तो नहीं हो पाएगा। वो कैसे कौन आदमी देगा, कौन गवाही देगा? और मान लो चलो कर भी लिया, मैं तो कहता हूँ कि 4 आदमी बैठे हैं, एक आदमी इंडिपेंडेंट बैठा है, उसने सुन ली बात, गवाही दे देगा वो? कुल मिला के मतलब जो टेररिज्म के केस हैं उसमें बहुत मुश्किलें आती हैं। अरविंद जी, टेररिज्म के केस में क्या, आप मर्डर केस में जो पर्सनल जो आपस में एनिमिटी में भी हो जाते हैं, उसमें भी आदमी गवाही नहीं देता। आप टेररिज्म की तो बात अलग छोड़ दो। जो एनिमिटी है, जिसमें आपस में हो गया, कोई पैसे लेके बैठ जाता है, कोई डर के मारे बैठ जाता है, कोई वैसे बैठ जाता है, फिर कहता है जी इसने तो किया ही नहीं, ये तो झूठा बंद कर दिया पुलिस ने। पुलिस ही आती है, मतलब गर्दन पुलिस पे ही है। अभी एक लेटेस्ट में लाल किले के बाहर कार में ब्लास्ट हुआ, एक डॉक्टर, उसने खुद को कार से उड़ा दिया। उसको आप कैसे देखते हैं? आप तो टेररिज्म के आपने बहुत से केसेस हाँ, मैंने इस बुक में लिखा है इस बारे में, मेरा अपना विचार लिखा है। देखिए, मैं इन्वेस्टिगेशन से फिर ना तो कमेंट्स कर सकता कोई भी, ना मुझे पता क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया और जो मीडिया में बातें आ रही हैं, उससे ही मैंने गैदर किया। जो गैदर करने के बाद मेरे को तो ये लगता है कि यही जो आउटफिट है, इसके जो बचे कुचे लोग हैं, यही कुछ मतलब मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडी है, अमोनियम नाइट्रेट है, वो सारा इस्तेमाल इसी तरह, जिस तरह का जैसे कार में जैसे सूरत में मिला, वो कार बम बना रखा था उन्होंने, वहाँ भी मिला। अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुआ, सूरत में तो लाइव मिल गया था, अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुआ वो भी है, और उसमें सिर्फ कोई RDX कहीं यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट की थी। तो वो जो मॉडस ऑपरेंडी जिस तरह की दिख रही है, और फिर उसमें एक और आया था, वो फिर मेरा ख्याल उसके बाद आया नहीं, जिस आदमी का उसमें पेपर में नाम आया था, वो आदमी इंडियन मुजाहिदीन आजमगढ़ का है। तो अब वो सही नाम आया था या नहीं आया था मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अभी एक्टिव है, ये ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं। ये तो पूरा जम्मू कश्मीर का मॉड्यूल था, इसमें डॉक्टर थे। उमर उल नबी जो डॉक्टर था, वो कार सहित उड़ गया था। कार सहित, वही ना। अब इसमें कार सहित उड़ने वाली बात अभी है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, या सुसाइड बम्बर, सुसाइड बॉम्बर ही है, NIA सुसाइड बॉम्बर। मेरा इसमें अपना ओपिनियन है। क्या ओपिनियन है? ओपिनियन मेरा ये है कि सुसाइड बम्बर अगर है तो वो चांदनी चौक में तो नहीं फाड़ेगा। वो हाँ, चांदनी चौक में ब्लास्ट कर दे, या तो ये है कि वो लाल किले के अंदर कंफ्यूज हो गया। नहीं, लाल किले में भी कोई खास नहीं, वो तो कोई ऐसी जगह ले जाता उसे, और वो आसपास जैसे इधर VIP एरिया है या इधर एरिया, वहाँ फाड़े। मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब इसका मंशा कुछ और थी। इसमें 2 लड़के उतरे हैं जो
मुझे लग रहा है दोनों ने, मुझे तो ये लग रहा है कि दोनों ने ना एलिमिनेट कर दिया उसे फंसा करके, और उसको कभी ये इसका नाम आ चुका है और इसको साफ करो। नहीं, बट वो पुलिस तो कह रही है एक ही आदमी बैठा हुआ था उसमें तो उतर के भी तो गए हैं, उसमें से 3 थे ना उसमें पार्किंग में। मैं रिपोर्ट्स की बात कर रहा हाँ। हूँ। नहीं नहीं, वो तो सब नहीं, पार्किंग में तो 3 थे ना। नहीं, पार्किंग में पार्किंग भी एक वाले ही ने थे। तो 3 देखे हैं, बता रहे हैं 3 लड़के थे, 2 उतरे हैं। 2 उतरे हैं। अब वो सही है या गलत है वो नहीं, नहीं, मेरी जानकारी में वो एक ही बैठा हुआ एक ही तो अंदर तो बैठा था एक। लेकिन वो जब गए हैं, शुरू में आए 3 है, फिर कहते हैं जो तीनों निकल के गए हैं उसमें पार्किंग से, और फिर 2 उतर गए हैं, एक रह गया है उसमें, या तो वो पैनिक में कर गया, ऐसा हुआ है। लेकिन अगर वो हैगा तो अगर उसने इस तरह की हो तो वो तो फिर उसी में करेगा जाके, मुझे लग रहा मतलब कुल मिला के आपको लग रहा है कि मॉड्यूल अभी भी जिंदा है और इंडियन मुजाहिदीन या कोई हाँ, ये ऐसे इसी तरह। अब ये सारे लड़के जो थे, जो बाटला हाउस में जो आजमगढ़ के लड़के थे, पढ़ रहे थे, सारे पढ़ ही तो रहे थे, ये उन्हीं को मोटिवेट किया इन्होंने, और इनको मोटिवेट करके और वो उन्होंने फिर ब्लास्ट करवाए। देखो कहाँ से चले ये, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलने के बाद वहाँ अहमदाबाद जयपुर पहुँचते हैं, जयपुर जाके साइकिलें लेते हैं और करके ब्लास्ट, कोई किसी नाम से अलग अलग जगह से चढ़ के, और फिर उसको ये वहाँ ब्लास्ट करके और यहाँ आ जाते हैं। फिर अहमदाबाद चले जाते हैं, अहमदाबाद में ऐसे ब्लास्ट करते हैं। एक तो मॉड्यूल ये हो गया, फिर उधर रियाज भटकल बेंगलोर का संभाल रहा है, हैदराबाद का संभाल रहा है, वो उधर ब्लास्ट कर रहा है। कंफ्यूज करते हैं एजेंसी को ना कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। अच्छा, हाँ, ये इंटरेस्टिंग। ठीक है सर, आप हमारे इस शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंडियन मुजाहिदीन किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।